एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 58 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट का सेकंड पार्ट है। मेरी अभी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। बट हाँ, अब मैं रेगुलर वीडियो शूट करूँगी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर कोई भी इनकन्वीनियंस हुआ मेरी वजह से आपके स्टडीज़ में या फिर किसी भी चीज़ में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या कहता है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शंस एज अ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? कोई भी इंसान है, जैसे मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ी हूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ों को, ऐसे क्या क्या पैरामीटर्स को क्वालिफाई करने चाहिए हो जिसकी वजह से मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पोस्ट को ले सकूँ। सबसे पहली चीज़ आती है, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए हूँ, कि मैं इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। कोई अदर कंट्री का मेंबर नहीं बन सकता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ जो इंडिया ओरिजिन का इंसान है या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया के पर्सन है, वो ही इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। उसके बाद जो एज है, एज का क्राइटेरिया आता है कि वो जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसका एज का क्राइटेरिया क्या है? वो 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए उसकी। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, इसके बाद बात आती है मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वो क्वालिफाई कर लेना चाहिए था इलेक्शन, किसके इलेक्शन? लोकसभा के इलेक्शन। एंड चौथा पॉइंट आता है कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, कोई भी अदर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कंट्रोल और लोकल अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट। ठीक है, पर इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जब भी स्टेट इमरजेंसी लगती है तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाता है और वहाँ पे अपना रूल चला देता है, तो उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि ये दो ऑफिसेस संभाल रहा है, वो एक्सेप्शन में आएगा। क्योंकि स्टेट इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट ही, जब मशीनरी का फेलियर हो जाता है तो प्रेसिडेंट ही उस स्टेट को संभालता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 58। अब हम 59 पढ़ते हैं। नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 59 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बताता है जो प्रेसिडेंट है वो जो है वो मेंबर नहीं बन सकता किसी भी एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, सांसद का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, या एमपी इलेक्ट हो जाता है एज अ प्रेसिडेंट, तो वो उसको अपनी सीट को क्या विकेट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद बात आती है जो प्रेसिडेंट है वो रेंट रिसीव करेगा फॉर ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा उसको, और अलाउंसेस मिलेंगे जो भी पार्लियामेंट ने डिटरमाइन किया है, जो भी डिसाइड किया है। ठीक है, प्रेसिडेंट को एक तो घर मिलेगा और उसके जो भी अलाउंसेस होंगे वो सब मिलेंगे। इसके बाद बात आती है, अब ये चीज़ क्यों कर रखी है कि उसको अपनी पोस्ट वेकेट करनी पड़ेगी या फिर वो मेंबर नहीं हो सकता पार्लियामेंट का या फिर राज्यसभा लोकसभा का? तो ये इसलिए कर रखी है क्योंकि ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फंक्शन करे एज एन इम्पार्शलिटी के साथ और इंडिपेंडेंट होके हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बने। ठीक है, वो इम्पार्शियल अपने डिसीजंस ले या फिर इंडिपेंडेंटली अपना काम करे। इसके लिए उसको हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए उसको इंश्योर करना पड़ता है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो, प्लस में वो अगर हो तो वो अपनी सीट वेकेट करके एज अ प्रेसिडेंट होल्ड करे अपनी सीट। ओके, so that's for article 59. let's move towards article 60. तो अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 60, और आर्टिकल 60 में क्या बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट है जो इलेक्ट हुआ है तो उनको क्या लेनी पड़ती है? ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो भी कोई प्रेसिडेंट बना है उसको ओथ लेनी पड़ेगी। ओथ लेनी पड़ेगी किसके सामने? इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रेजेंस में या फिर जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के उनके सामने। ठीक है, ओथ लेनी पड़ेगी कि वो एज अ प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। अब इसके बाद इनका पर्पस ऑफ ओथ क्या होता है कि वो फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे द ऑफिस एंड प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट ऑल एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। कि वो अपना एग्जीक्यूटिव का जो फेथफुली काम करेंगे, उसके बाद प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके लॉ को। ये ऑफिस में एंटर होने से पहले होता है। ये ओथ एंड अफर्मेशन का काम किसके सामने होती है? या तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के सामने या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। इसलिए होती है कि ये फेथफुली एग्जीक्यूट करे, प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को। ठीक है, और ये ओथ एंड अफर्मेशन होल्ड करने के लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये मस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद हम आर्टिकल 61 पढ़ते हैं। स्टडिंग आर्टिकल 61, जो कि बोलता है इम्पीचमेंट कैसे होगा प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, और रिमूव कैसे होगा प्रेसिडेंट?
कि अगर वो जो प्रेसिडेंट है वो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर देते हैं, मतलब किसी भी एस्पेक्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर देते हैं, तो उनका इम्पीचमेंट हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या होता है इम्पीचमेंट का, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट का, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस या फिर रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट क्या होता है, सबसे पहले एक वर्ड अच्छे से याद रखना, चार्ज मोशन, ठीक है। चार्ज मोशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक साइड हमारा लोकसभा और एक साइड हमारा राज्यसभा है, तो जो चार्ज मोशन है वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। चार्ज मोशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। तो उसमें एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है कि हमें प्रेसिडेंट का रिमूवल चाहिए, और ये 1/4 मेंबर अगर एग्री करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे कि प्रेसिडेंट का रिमूवल होना चाहिए, तो इस चीज़ को 1/4 मेंबर्स राजी होते हैं, तो ये चार्ज मोशन स्टार्ट होता है, ठीक है। चार्ज मोशन इज इनिशिएटेड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, विद द 1/4 मेंबर ऑफ एनी हाउस, कोई भी हाउस के 1/4 मेंबर की मेजोरिटी से ये चार्ज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब चार्ज मोशन का क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल है कि लोकसभा में हो रहा है चार्ज मोशन स्टार्ट, तो सबसे पहले 1/4 मेंबर की परमिशन आ गई, चार्ज मोशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद 2/3 मेजोरिटी से अगर प्रेसिडेंट को ये हो जाता है, प्रेसिडेंट के लिए अगेंस्ट में वोट हो जाते हैं, 2/3 मेजोरिटी बोलती है कि हाँ प्रेसिडेंट हटना चाहिए, प्रेसिडेंट का रिमूवल होना चाहिए, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होना चाहिए, तो ये मोशन जाता है, ये जो चार्ज मोशन 2/3 मेजोरिटी के साथ हो गया, ये जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में इस मोशन पे इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखा जाता है कि प्रेसिडेंट ने सच में कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है या फिर उस पर फेक चार्जेस तो नहीं है, और सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद प्रेसिडेंट को राइट दिया जाता है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। अगर प्रेसिडेंट अपने डिफेंस में कहने के लिए उसकी बातें सही होती है तो फिर वो सब रुक जाता है, और अगर उसके अगेंस्ट ही रहती है सारी बातें, तो राज्यसभा में भी वो होते हैं, वोटिंग प्रोसेस होता है, 2/3 मेजोरिटी वहाँ पे भी मिल जाती है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, तो प्रेसिडेंट हट जाता है, ठीक है। अब जो चार्ज मोशन है उसमें सबसे पहले जब चार्ज मोशन स्टार्ट ही होगा तो प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले एक टाइम पीरियड मिलेगा जिसमें उसको बोला जाएगा कि हम आपको हटा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट के पास अपने डिफेंस की भी चीज़ें आ जाएंगी। डिफेंस मेनली यहाँ पे जब राज्यसभा दूसरे हाउस में जाते हैं, जिस हाउस से स्टार्ट होता है उसके अगले हाउस में इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रेसिडेंट को अपने डिफेंस का भी हक होता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है उसका, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1/4 मेजोरिटी से चार्ज मोशन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग होंगे, और वोटिंग में प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए बोला जाता है, हाँ हो जाती है तो फिर वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे हाउस के पास जाएगा, जिसमें दूसरा हाउस सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें प्रेसिडेंट को हक होगा कि वो अपना डिफेंस करे, और डिफेंस करने के बाद अगर वो वापस से 2/3 मेजोरिटी से हो जाता है तो प्रेसिडेंट हट जाएगा। 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाएगा कि उसका रिमूवल या इम्पीचमेंट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 62। स्टार्ट करें आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में बोला जाता है इट इज़ मैंडेटरी टू फिल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। ये मैंडेटरी है प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल करना बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। फॉर एग्जाम्पल मेरा टर्म खत्म होने वाला है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा टर्म खत्म होने वाला है, तो इस टर्म खत्म होने से पहले ही एक इलेक्शन हो जाने चाहिए प्रेसिडेंट के, जिससे जैसे ही मेरा टर्म खत्म हो तो उसमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है और फिर इतना टाइम लगेगा और फिर जाके नया प्रेसिडेंट आएगा। ऐसा नहीं, जैसे ही मेरा टर्म टेन्योर खत्म होगा तो नया प्रेसिडेंट आके अपना ऑफिस होल्ड कर लेगा, या फिर मैं भी री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हूँ तो मैं भी अपना वापस से उसी ऑफिस को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट जब टेन्योर खत्म होने हो उससे पहले ही नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसको ऑफिस संभालने की परमिशन होनी चाहिए उस दिन के बाद से जिस दिन ये जो पुराना प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर खत्म हो जाए, ठीक है। पर अगर ये तो नॉर्मल टेन्योर की बात हो गई, ठीक है, बट अगर एक्सेप्शनल केस क्या है, अगर उस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस हो जाता है जो हमने अभी इम्पीचमेंट पढ़ा 61 में, या फिर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर होंगे, और जो नया प्रेसिडेंट बन के आएगा उसका टेन्योर 5 साल का होगा, ठीक है। अब वहाँ से उसके नए 5 साल इंक्लूड होंगे। तो आर्टिकल 62 में इतना ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और टाटा।